हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किया था। होमवर्क कोई पेंडिंग था नहीं अपना, ठीक है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसके बारे में बात की थी। मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है and transmitted in the form of wave which is known as electromagnetic wave। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोला था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव के भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड था। तीनों एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। सेकेंड नंबर पॉइंट अपन ने ये समझा था उसके अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मींस वैक्यूम में भी मूवमेंट कर सकती है। थर्ड नंबर अपन ने बोला था दे ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ द लाइट। वो कौन सी स्पीड से मूवमेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द लाइट से मूवमेंट करेंगे, मींस उनकी स्पीड जो होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में अपन ने बात की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होगा। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह की बात करने वाले हैं। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले आज प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव ये लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझते जाना। रिप्रेजेंटेशन करते हैं लैम्डा से, लैम्डा, ठीक है। सुनिएगा, नाम से ही मालूम चल रहा है वेवलेंथ मीन्स एक वेव की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ बोला जाएगा। जो एक वेव की लेंथ होगी उसी को क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ बोला जाएगा। देखिए इधर, देखना इधर, एक नॉर्मल सी बात करूं और एक वेव का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन देखिए। अगर अपन ये इस टाइप का वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इस टाइप से वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये लो, ठीक है। जो पीक पॉइंट होते हैं, जो पीक पॉइंट होते हैं, ये देखिएगा, ये पीक पॉइंट है इसके, ये पीक पॉइंट है, इनको बोलते हैं अपन क्रेस्ट। इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो डेप्थ में पीक पॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है ट्रफ। इनको क्या बोला जाता है, ट्रफ। ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे तो बाद में आएंगे, पहले इसका जनरल सिग्निफिकेंस देख ले। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। मैंने बोला एक वेव की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक वेव क्या होती है, पहले तो ये समझो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात पूछ रहे हो आप कि एक वेव होती क्या, पहले ये तो मालूम चले आपको। जहां से वेव वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जहां से वेव रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। जैसे किसी ने यहां से स्टार्ट किया, देखना ऐसे चला, अभी तक वेव रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुई, यहां तक चला नहीं हुई, जैसे ही यहां पे पहुंचेगा उसके बाद देखो वेव रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, सेम आ गई ना। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो वेवलेंथ है। अब कोई कहता जरूरी थोड़ी ना सर यहां से ऑब्जर्वेशन देखूं, मैं यहां से ऑब्जर्वेशन देखूं तो बिल्कुल सही। यहां से ऑब्जर्वेशन देखा तो वेव रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, यहां आने के बाद वेव क्या होना स्टार्ट हुई, रिपीट होना स्टार्ट हो गई।
इसका मतलब एक वेव की लेंथ हो गई वेवलेंथ। यहां से यहां भी क्या है वेवलेंथ। अब कोई यहां से देख रहा है बाई चांस मान लो इस क्रेस्ट वाले पॉइंट से, तो रिपीट नहीं, इस वाले क्रेस्ट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वेवलेंथ हो जाएगी। समझ में आया? ऐसा भी तो हो सकता था, यहां से देखना स्टार्ट करो तो देखो रिपीट नहीं, यहां जाने के बाद देखो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गई। मींस दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई वेवलेंथ हो गई। तो सिंपल सा मीनिंग तो ये है द लेंथ ऑफ वन वेव, द लेंथ ऑफ वन वेव। अब ये डेफिनेशन अपन लिख नहीं सकते, तो मैंने तो यहां तक समझाया, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। तो अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डेफिनेशन आएगी द लेंथ ऑफ वन वेव इज वेवलेंथ, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन two successive crest or trough, the distance between two successive crest or trough is known as wavelength. Is known as wavelength. The distance between two successive crests or trough is known as wavelength. दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं वेवलेंथ। ये डेफिनेशन आ गई। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो है ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को अपन क्या बोलेंगे वेवलेंथ। ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसी को अपन क्या बोलेंगे वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नॉन एज वेवलेंथ। इसी को अपन क्या बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, इसका मतलब ये क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। क्या होती है मीटर। बात करते हैं ऐसा यूनिट की। यूनिट की अगर बात करोगे तो लैम्डा की यूनिट होती है एक तो मीटर। अदर यूनिट की बात करोगे सेंटीमीटर भी हो सकता है। अदर यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का बोले तो कर देना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आइडिया है ना। बस ये काम हो गया। चलिए आगे। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू। ये डांसिंग वी है, ध्यान रहे है ना, डांस करता हुआ वी है, न्यू बोलते हैं NU, न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू क्या डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर इसका सिग्निफिकेंस वगैरह समझाता हूं। द नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second is known as frequency. The number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency. क्या बोला मैंने? The number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency. एक सेकंड में आप एक पॉइंट फिक्स कर लो, जैसे ये पॉइंट आपने फिक्स किया, और अभी आप यहां से ऑब्जर्व करो एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। अच्छा, अब आप सोचोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कितनी वेव पास हो रही है? एक काम करो ना, ये पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे, अब यहां से चेक करो कितने पीक पास हुए, कितने पीक पास हुए इस पॉइंट से, वही नंबर ऑफ वेव हो जाएगी। एक वेव में एक ही पीक होता है, देखो ये यहां से लेके यहां तक वेव है तो इसमें एक ही पीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट
इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं ऐसा बोलूं, सुनना आराम से, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक लॉजिकल बात बताता हूं। यूनिट की बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा 1 सेकंड में 50 वेव पास हुई, 1 सेकंड में 50 वेव पास हुई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, 50 वेव पर सेकंड। वेव एक नंबर है इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, पर सेकंड लिखा हुआ आएगा, तो 1/सेकंड मींस पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, और इसी को अपन बोलते हैं हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया यूनिट इसकी, न्यू की, हर्ट्ज या फिर HZ या फिर सेकंड इनवर्स बोलो, एक ही बात है। अब सुनिएगा बात को, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक वेव की जो लेंथ है अगर वो छोटी कर दूं, एक वेव की लेंथ अगर छोटी कर दूं, और फिर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी, सुनना आराम से। आप क्या करते हैं, वेव लेंथ अपन क्या करते हैं, इस टाइप से मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, आप समझना बात को। ये लो, ठीक है, और एक सिचुएशन ये रखी मैंने, ये लो, सुनना, अगर ये वाली वेव रखते हैं तो बताओ 1 सेकंड में वेव ज्यादा पास होगी एज कंपेयर टू इस वाली वेव के या कम। अब आराम से सुनना, अगर मेरे को 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ये मान लो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में बोला जाए 1 सेकंड में आप कितनी बार इधर उधर जा सकते हो, आपकी स्पीड तो फिक्स है, स्पीड फिक्स है, आपको बोला इन 2 सेकंड में आप जितनी बार यहां से यहां तक जाओगे, जितनी बार, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा मेरी वेवलेंथ वेलोसिटी तो फिक्स है, जितना भी टाइम लगेगा उतना ठीक है। अब आप कह रहे हो ये पॉइंट 2 यहां से यहां तक हो गए, तो बताओ इस बार 1 सेकंड में आप ज्यादा बार यहां पे टच कर पाओगे या यहाँ पे, आप बोलोगे डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो इस बार कम बार ही तो टच कर पाएंगे, मींस नंबर ऑफ रिपीटेशन जो होगा वो कम ही तो होगा एज कंपेयर टू इसके। सेम वे यहां पे भी है, सेम तरीका यहां पे भी है, यहां पे वेवलेंथ की लेंथ ज्यादा है तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव कम पास होगी, यहां पे 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव ज्यादा पास होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू मानी जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश मानी जाए, तो इसका मतलब न्यू डैश ज्यादा है, न्यू डैश ज्यादा है। और एक बात बोलूं, इसकी वेवलेंथ देखना, यहां से लेके यहां तक एक वेव की लेंथ है, और यहाँ पे वेव की लेंथ यहां से लेके यहां तक है, बताओ वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। मैंने तो आपको रिलेशन बता दिया, अब मैं मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, मींस दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन होता है। अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा, रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा, न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में बात करते हैं। न्यू एंड लैम्डा में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं ऐसा बोल दूं क्या, फ्रीक्वेंसी न्यू है, इट मींस 1 सेकंड में न्यू वेव पास हो रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो अगर आपको जब तक ये नहीं समझोगे ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज न्यू, इज न्यू का मतलब क्या, अभी मैंने बोला था ना 50 पर सेकंड है, इसका मतलब 50 वेव पर सेकंड पास होती है। न्यू है तो न्यू वेव पर सेकंड पास होती है, इसका मतलब न्यू वेव पर सेकंड आएगा, न्यू वेव पर सेकंड आएगा। बोलो अगर ऐसा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। आप कह रहे हो कि न्यू वेव आ रही है, एक वेव की लेंथ होती है लैम्डा, न्यू वेव की हो जाएगी न्यू इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू। ओके,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड जो होता है वो होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा हो जाएगा। बोलो, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, न्यू लैम्डा। और 1 सेकेंड में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड होता है वेलोसिटी के इक्वल। वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की c के इक्वल, मींस वेलोसिटी ऑफ द लाइट के इक्वल। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब एक बात बताओ, c कांस्टेंट है तो न्यू बढ़ेगा, तो लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, कम। ये देखो, इसका न्यू ज्यादा था तो इसकी लैम्डा क्या थी, कम थी। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। बात समझ में आई आपके। ये दो प्रॉपर्टीज की बात की सबसे पहले अपन ने, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात यहां तक, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे इनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज देखिएगा, वेव नंबर। थर्ड प्रॉपर्टीज वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार। न्यू बार क्या डेफिनेशन इसकी, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। number of wave in unit length is known as wave number. Number of wave in unit length is known as wave number. एक बात सुनिएगा, यूनिट लेंथ में कितनी वेव होगी, एक यूनिट लेंथ लीजिएगा उसमें कितनी वेव होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेव नंबर। समझना आराम से, क्या फॉर्मूला आएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि लैम्डा लेंथ होती है, ये कितने वेव की लेंथ है, 1 वेव की, तो ये लीजिएगा 1 वेव। लैम्डा लेंथ इज इक्वल टू 1 वेव, तो यूनिट लेंथ होगी तो उस समय कितनी वेव हो जाएगी, 1 बाई लैम्डा। और यूनिट लेंथ में जो वेव होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो 1 लेंथ में इतनी वेव आ गई, इसी को बोलेंगे वेव नंबर। तो न्यू बार इज इक्वल टू देखो 1 बाई लैम्डा। ये फॉर्मूले में डिराइव कर करके दे रहा हूं आपको, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने आपको पहले भी बोला है मेरा पर्पस बस इतना है कि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं लगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, या फिर ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमने साइंस गलत ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूं, फॉर्मूले आपको डिराइव करके लिखवा रहा हूं, समझा के लिखवा रहा हूं। डेवलप होगा आपका इंटरेस्ट, आप न्यूमेरिकल करेंगे, आपसे सॉल्व होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यूनिट की बात करते हैं। क्या है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी 1 बाई लैम्डा मीन्स मीटर इनवर्स। ये लो, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं बस। लास्ट लिखिएगा टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी, एक वेव को अपना साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो एक वेव कंप्लीट करने में, अपना साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो लिखिएगा डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय द वेव
time taken by the wave to complete its to the time taken by the time taken by the wave to complete its one cycle is known as time पीरियड। एक बात बताओ, एक सेकंड में न्यू वेव्स आती है, एक सेकंड में कितनी वेव्स आती है? न्यू वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यही। तो एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 1 वेव को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा ये। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1/न्यू सेकेंड EL। t इज इक्वल टू 1/न्यू सेकेंड। ये 4 इंपोर्टेंट जो है वो अपने लिए प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया आपको EM वेव की। ये 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कौन कौन सी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन कौन सी है? ठीक है, EM वेव्स। कौन कौन सी EM वेव है? ठीक है, तो देखिएगा, बात करते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले यहां पे आएगा नहीं, चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूं, EM वेव लिखता हूं। कौन कौन सी EM वेव है, अपन को दिखाई कौन सी देती है, कौन से रीजन में आएगी, मींस उनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, इन सब की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। EM वेव्स कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन सी है। कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजिबल, उसके बाद अगर अपन बात करें इंफ्रारेड IR बोलते हैं जिसे अपन जनरली, इंफ्रारेड IR, फिर माइक्रोवेव्स एंड सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स। ये है सबसे लास्ट में कौन सी? रेडियो वेव्स। ओके, ये सारी इस हिसाब से लिखी हुई है कि ऐसे जाओगे तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होने वाली है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही। अब इसमें से अपने काम की जो है वो है विजिबल। अपने काम की कौन सी है? विजिबल। ये लो, इसकी वेवलेंथ का रेंज भी ध्यान रखना है, कौन कौन सी होती है वो भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी होती है वो तो आपको मालूम है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कहां से लेके कहां तक होगी? 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होगी। इसको आप 38 कर दीजिएगा, मॉड्यूल में दे रखा है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये विजिबल की रेंज हो गई। अब आपसे पूछे कि विजिबल में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आप बोलोगे रेड की है। आप बोलोगे सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की है। अगर आपको बोले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की। ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे।
ये आपको ध्यान रखना है ईएम वेव्स के बारे में। ये ईएम वेव्स का एक क्लासिफिकेशन, एक जनरल इंट्रोडक्शन जो भी समझे आप वो कंप्लीट हुआ। ठीक है बात, चलिए आगे। ये ईएम वेव्स थी। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और उसके बाद जो है वो अपन मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। लीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। मेरे को शॉर्ट में लिखना होता तो मैं सीधा ये लिख देता न्यू ऑफ ईएम वेव। ठीक है, ये लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ आएगा वहां पे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव if its wavelength is 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम है तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कौन सी वेव है? ईएम वेव है। ओके, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अपन को मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा होता है, न्यू लेमडा। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू कैलकुलेट करना है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये लो। इधर से बचेगा 10⁻, क्या? -7। ये 10⁻, हो गया 15। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ये हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। इस बार अपन को टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड ऑफ ईएम वेव टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is 5 into 10⁻⁻10 second. Calculate wavelength lambda, frequency nu and nu bar of EM wave. ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कीजिएगा अप्लाई, आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड दे रखा है t इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड दे रखा है। सबसे पहले अपन को मालूम है फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है वो होता है 1/t, तो न्यू इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.15 मीटर। थर्ड नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ 100 डिवाइड बाई 15 20 डिवाइड बाई 3 मीटर इनवर्स। ये आ जाएगा, बोलो ये आ जाएगा? कोई डाउट? ये सिंपल से क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम और देखिएगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ रहा है। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट having wavelength
4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखी है। वेवलेंथ की रेंज दे रखी है आपको 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम रेंज की दे रखी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइएगा फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी। ठीक है, आराम से बता देंगे अपन कैसे। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी सी बाई लेमडा। ये लो, सी की वैल्यू पड़ी है अपने पास 3 इंटू 10⁸ 4000 का मतलब ये हो गया 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 15। 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। ये तो आ जाएगी जब वेवलेंथ आपने मिनिमम रखी है तो न्यू क्या आएगी, मैक्स। वेवलेंथ आपने मिनिमम रखी है ना तो उस समय न्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अब आपको वेवलेंथ मैक्सिमम रखोगे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी 3 इंटू 10⁸ फॉर्मूला यही लगेगा 8000 इंटू 10⁻⁻10 ये हो जाएगा 30/8। 30/8 का मतलब हो गया 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये न्यू मिनिमम आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आ गई 3.75 टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 तक की हो जाएगी। ओके है, चले आगे। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर आते हैं। 3 प्रॉब्लम करवा दी मैंने आपको ईएम वेव्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी करें स्टार्ट। ये क्वांटम वर्ड कहां से आया ये पहले भी बात कर चुके हैं। जब लाइट का ड्यूअल नेचर अपन देख रहे थे, लाइट का जब ड्यूअल नेचर देख रहे थे तो बोला था पार्टिकल नेचर का मतलब होता है क्वांटाइज्ड वैल्यू। क्वांटाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है, सारी वैल्यू नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। ये मैक्स प्लांक भी जो होता है ना, मैक्स प्लांक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ब्लैक बॉडी पे किया था। और यू नो वेरी वेल ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Black body radiation, hydrogen spectrum and photoelectric effect are explained by particle nature of the light। इसका मतलब पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा। मैं पहला पॉइंट यही लिखने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा अपन बात करते हैं देखना इधर क्या है इसका कंसेप्ट। ये एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, ये एक ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी। कंसेप्ट क्या है इस टॉपिक का, कंसेप्ट क्या है, बेसिकली मुद्दे की बात आप इसको समझना। अपन ये बोलते हैं
पहले तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर ये ब्लैक बॉडी लिखी ये क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है जो सारी ऑल टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करता है, तो ऑल टाइप की वेवलेंथ को वापस रिलीज भी करता है। ठीक है, ऑल टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो ऑल टाइप की वेवलेंथ को वापस रिलीज भी करता है, उसे बोलते हैं अपन क्या? ब्लैक बॉडी। ओके, चलिए, ब्लैक बॉडी जो होता है वो एनर्जी या फिर रेडिएशन एमिट करता है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगा। तो ये क्या करेगा कि जब एनर्जी रिलीज करेगा ये इस टाइप से, तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगा। देखो बीच में गैप आ गया, ये एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में। ये ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब in the form of small packet which is known as quanta, and in case of light it is known as photon। ठीक है, ये फोटोन है सारे, ये क्वांटा है। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो एनर्जी या फिर रेडिएशन एमिट जो करती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करके कौन से मैनर में करती है? इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो मैं पहला पॉइंट ये लिखने वाला हूं, फर्स्ट नंबर पॉइंट, एनर्जी और रेडिएशन एमिट बाय एनी ब्लैक बॉडी is discontinuous in manner, not in continuous। energy oblique radiation emits by any black body is discontinuous manner, not in continuous। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट, energy released oblique absorbed by black body in the form of small packet which are known as quanta। in case of light, अगर ये विजिबल लाइट के केस में हो, ये किस केस में हो? विजिबल लाइट के केस में हो। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज नोन एज फोटोन। क्या हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपको ये बोला है कि फोटोन नथिंग बट इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट विच आर नोन एज क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज नोन एज फोटोन। क्वांटा को क्या बोलेंगे अपन? फोटोन बोलेंगे। ठीक है बात, चले आगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। अब आ रहा है मैक्स प्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to its frequency। इसका मतलब ये हुआ energy of one photon is directly proportional to its frequency, E is directly proportional to nu,
E इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया, कांस्टेंट आया H। अब H मींस प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी, इसलिए H जो है वो कौन सा कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। H इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आगे भी होती है, 6.62 ऐसे होता है, आपको 6.61 डिजिट तक ध्यान रखें, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये H की वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर यूनिट कैसे आ गई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी होती है सेकंड इनवर्स, जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ भैया, बनेगा ना। तो ये बन गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये अपना जो है वो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। किसी भी फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, वन फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, इसके अगले पॉइंट देखते हैं, इसका अगला पॉइंट देखते हैं अपन। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा इधर फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। E इज इक्वल टू आपने बोला H इंटू न्यू होता है। फोटोन मीन्स विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट बोले मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो E इज इक्वल टू H न्यू की जगह लिख दिया C बाई लैम्डा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा H न्यू या फिर हो जाएगा HC बाई लैम्डा, ये हो जाएगा। ठीक है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। energy released or absorbed, energy released or absorbed by any object, energy released oblique absorbed by any object is any object is whole number multiply of energy of one photon। अगर आपको चाहिए टोटल एनर्जी कितनी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, तो आप सिंपल सा ये बोलोगे एनर्जी E इज इक्वल टू, एक फोटोन की एनर्जी होती है N, इसका होल नंबर मल्टीप्लाई मीन्स आप आगे क्या लिख दोगे N, E इज इक्वल टू NH न्यू, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। एक फोटोन ही दे रखा तो H न्यू लिख दो, बहुत सारे फोटोन है तो E इज इक्वल टू NH न्यू हो जाएगा। बोलो एनर्जी की यूनिट की अगर बात करें, भैया सुनना आराम से, एनर्जी की अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ यूनिट की बात करेगा, मैं बात कर लेता हूं आपसे अभी। वो एक तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं स्टार पॉइंट लगा के बोल देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ओके, अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी ऐसा दे दे कि आंसर किलो जूल पर मोल में बताइएगा, किसमें पूछ ले, किलो जूल पर मोल में, आपको कुछ नहीं करना है, 96.5 किलो जूल पर मोल का हो जाएगा, ये लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दे रखा है, जूल में कन्वर्ट करना है या किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब एक और मुद्दे की बात सुनो, मोस्ट ऑफ द केस में केमिस्ट्री में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाएगी आपसे,
वेवलेंथ हमेशा किस में दे रखा होगा, एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखा हूं, एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा हूं, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, अगर इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना, ये मैं खुद बता रहा हूं, मेरे घर से लेके आया हूं, ठीक है ना। ये देखो E इज इक्वल टू, अनिल कपूर की मूवी का गाना था ना वो 1 2 का 4, है ना, 2 बार बोलूंगा मैं, एक अभी बोलो, एक सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे उस समय भी बात करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला है 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, अपना आप याद हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द फोटोन 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा। अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में है तो एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये लीजिए, एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और फ्री हो जाओ। ओके, E इज इक्वल टू 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। चले आगे बात करें। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, करें बात न्यूमेरिकल्स की। चलिए, देखिएगा इधर, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, कैलकुलेट the ratio of energy of two photon having wavelength 2000 angstrom and 4000 angstrom. ये कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा है। तो रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू फोटोन आपसे पूछी जा रही है, तो देखिएगा सिंपल सा तरीका अपने पास हो। फोटोन की एनर्जी E बोले तो h न्यू, hc बाई लेमडा, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये अगर हो जाएगा तो 4000 डिवाइड बाई 2000 मीन्स E1 बाई E2 इज इक्वल टू 2⁻1। ये हो जाएगा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, calculate the energy of photon, calculate the energy of a photon having wavelength 400 नैनोमीटर। अब 400 नैनोमीटर दे रखा है। एक बात सुनिएगा, अपने पास फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो पढ़ा है तो अप्लाई करो। ये 400 नैनोमीटर है ना, पहले इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है ना अगर आपको, तो आपको मालूम है ये तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर -10 बनाना पड़ेगा। तो 10 की पावर -10 बनाने के लिए आपने 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया और एक 10 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो, एक 10 का मल्टीप्लाई किया, एक 10 की पावर माइनस, तो 10 की पावर -1 होता है 1/10, तो 10 से 10 वापस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये बन जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻10, बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा।
बोलो भैया 4000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। बन गया। अब लगा दो अपना सीधा फॉर्मूला, कौन सा? अनिल कपूर वाला। ये लो, कितना आ गया? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपसे जूल में पूछे, ये लो जूल में बात कर लेते भैया। क्या हो जाएगा? 6.4 से थोड़ा ज्यादा। दो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि सर एग्जैक्ट सोल्व करके देखे क्या ना। आप तो 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6.4 से ज्यादा वाला आंसर करेक्ट। एक एक लाइन के आंसर बनते जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 3 की कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, calculate the energy of photon having frequency 2 into 10 raised to the power 15 second inverse। सर अब ये वाला फॉर्मूला लगा है क्या? तो पहले इसके लिए या तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लो, आसान रहेगा, और वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं करते हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो। दोनों तरीके अपने पास, आप बोलो जैसा कर लेंगे। ये वाला लगा के बता दो सर एक बार। E इज इक्वल टू एच न्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू न्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। ये आ जाएगा जूल में, कितना हो जाएगा? 13.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। ये आ जाएगा। बोलो अब अगर आपको बाई चांस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप यहां तक तो कर चुके हो। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप क्या करना? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 से डिवाइड कर देना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और आई थिंक अप्रोक्सीमेट 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकंड नंबर वेवलेंथ दे रखी थी, एनर्जी कैलकुलेट करवाई, थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, मोड चेंज किया। हाँ, आपके पास ये भी मोड से जा सकते थे। पहले C इज इक्वल टू न्यू लेमडा से आप लेमडा कैलकुलेट कर लेते, फिर 1 2 का 400। दो 1 2 का 400 चाहिए तो अपन में लिखना होता है लेमडा। ये देखो अपन में लिखना होता है लेमडा, तो लेमडा होगा तब वो वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है बात? चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिएगा। मैंने कहा ना जहां तक पॉसिबिलिटी होगी सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा मैं, और बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग से एलिमेंट्री प्रॉब्लम उठा रहा हूं। और मैंने आपको बोला ना, मैं तो आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 4 कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन having wavelength 620 नैनोमीटर, और एनर्जी चाहिए आपको किसमें? इन किलो जूल में। ये लीजिए, ये प्रॉब्लम है, किलो जूल में एनर्जी चाहिए, ये प्रॉब्लम दे रखी है। अब इसको अपन को कैसे टैकल करना है? अपन को देखो सारे फॉर्मूले पढ़े, ये 620 नैनोमीटर को अब आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है, पीछे एक जीरो बढ़ा दो, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 6200 एंगस्ट्रॉम हो गया। ओके, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैलकुलेट कर लो आप तो। अनिल कपूर 1 2 का 400 अपॉन 6200, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन चाहिए तो 96.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आंसर आ गया किलो जूल पर मोल में, ये आ जाएगा 193 किलो जूल पर मोल। ये लीजिए, आया समझ में? चले आगे, बोलो भैया, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। मैं डेटा सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर टू ऑब्टेन 2 into 10⁵ जूल एनर्जी। इस बार आपको फोटोन का नंबर बताना है जिससे 2 into 10⁵ जूल की एनर्जी क्या हो जाए, आपको मिल जाए। आपको क्या मिल जाए? इतनी एनर्जी मिल जाए। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिएगा कैसे करें इसको। आपको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, वेवलेंथ आपको दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अपन एक काम करते हैं, किलो जूल में बात कर लेते हैं। किलो जूल कितने हुए? कितने किलो जूल हुए? ये एक काम करते हैं, ये लीजिएगा 200 into 10⁻³ जूल मीन्स 200 किलो जूल। ये आ गई है, बोलो 200 किलो जूल आ गया, एनर्जी आ गई 200 किलो जूल। ओके, मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। अब अपन एक काम करते हैं, एक तरीका ये रह सकता था, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये तो टोटल एनर्जी है भैया, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो है वो कितनी होगी? 1 2 का 4 00 अपॉन लेमडा। यहां से लेमडा देखेगा एंगस्ट्रॉम में चाहिएगा तो 1 0 बढ़ा देना है। ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले, किलो जूल पर मोल में बात करें तो 96.5 किलो जूल पर मोल आ गया। ये ठीक है, आप देख लीजिएगा टोटल एनर्जी कितनी आ रही, 386 किलो जूल पर मोल। टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू एन। यहां पे नंबर ऑफ फोटोन ही अब मोल आने वाला है, और ये देखो 200 किलो जूल से 200 किलो जूल कैंसिल हो गया तो एन की वैल्यू आ जाएगी मोल में। सही है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है? बोलो बोलो बोलो, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? चेक करो आंसर, देखिए एक बार। अच्छा, गड़बड़ कर दिया ना? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ किया। ये एक फोटोन की एनर्जी है, ये एक फोटोन की एनर्जी है, यहां से गड़बड़ किया। ये तो एक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, टोटल। तो ई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अप्रोक्सीमेट 0.5 मोल होगा। कितना होगा? 0.5 मोल। कितना हो जाएगा? दो, ये टोटल एनर्जी दे रखी है आपको, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, इतनी आ गई। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। 1 मोल की ले रहे हैं क्योंकि अपन किलो जूल पर मोल में लेके आ गए आंसर। ये आ जाएगा 0.5 मोल
और आपको आगे मूल कंसेप्ट में पढ़ाया जाएगा 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻23 फोटोन। इसका एक अल्टरनेटिव तरीका ये भी था, 1 मोल की वैल्यू इतनी है भैया, है ना, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। एक अल्टरनेटिव वेव ये भी था। क्या था अल्टरनेटिव वेव? आप क्या करते अल्टरनेटिव वेव बता रहा हूं सीधा। ये लो, कितनी एनर्जी है टोटल, ये लो, n फोटोन है, h की वैल्यू, अच्छा आप बोल रहे हो अब h की वैल्यू अपन को ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक काम करो, ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जूल में। ये लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये एनर्जी थी एक फोटोन की, ये लो एन एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी होती, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से एन की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वो भी कितनी आएगी, यही आएगी 3 इंटू 10⁻23। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, सेशन हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो आपके लिए, बट न्यूमेरिकल पोर्शन है तो मेरे को नहीं लगता इतना लेंथी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन per second released by 60 watt bulb of wavelength 200 नैनोमीटर। आपको ये बोला गया 200 नैनोमीटर का फोटोन रिलीज करता है 60 वॉट का बल्ब, तो पर सेकंड में कितने फोटोन रिलीज करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। एक बात सुनिएगा, ये वॉट जो लिखा है ना W, इट इज यूनिट ऑफ पावर। ये लीजिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है N फोटोन है H न्यू। अब वॉट चाहिए तो ये T कर दीजिएगा, ये T कर दीजिएगा। अपन को नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ही चाहिए, N/T ही रिक्वायर्ड है, और E/T की वैल्यू कितनी है 60 वॉट, ये अपन को रिक्वायर्ड है NT। H की वैल्यू, अब आप चाहते हो कि H में नहीं रखना है तो मैं तो आपको सिंपल सा बोलता हूं 1 2 का 400, ये ऐसा यूनिट है, ध्यान रखना भैया। और ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो अगर आप चाहते हो तो इसको पहले 2000 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। ये लो, अरे मैं कैलकुलेशन सिंपल बना रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा बस पर्पस इतना ही है। ये 6.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.2। ये लीजिए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आएगा ये आ जाए। मैं रफली आइडिया से बात करूं, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6, 10 डिवाइड बाई 1.6 अगर अपन करते हैं, रफली आइडिया से बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 6 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड इतने रिलीज होंगे उस बल्ब से। एक सेकंड में कितने फोटोन रिलीज होंगे उस बल्ब से, 6 इंटू 10⁻9 फोटोन रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा आज के सेशन की।
लास्ट फिर आपको होमवर्क बता दिया जाए, होम असाइनमेंट बता दूंगा। ए फोटोन ऑफ 310 मीटर 310 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल, मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। ए फोटोन ऑफ 310 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, calculate ionization energy of sodium, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। आपको ये बोला गया ए फोटोन ऑफ 310 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये आपसे कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सोडियम को आयोनाइज करना है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 310 नैनोमीटर का फोटोन जस्ट सफिशिएंट है। तो एनर्जी उस फोटोन की हो जाएगी 12 अपॉन लैम्डा है 310 नैनोमीटर मीन्स इतना एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन को क्या चाहिए, किलो जूल, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रैकेट में लिखा हुआ किलो जूल पर मोल में, तो ठीक है अपन को तो याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 96.5 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 386 किलो जूल पर मोल। ये लो, ये 7 प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं आपको होम असाइनमेंट बता देता हूं कि आपको क्या करके लेके आना है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड अपना होम असाइनमेंट हो जाएगा। स्टेज 1 जिनको अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टेज फर्स्ट में 14 से लेके 18, स्टेज सेकंड में आपको करने हैं 6, 9, 10, ये लीजिए, उसके बाद 26, 68, 69, उसके बाद 106, 107, 146 ये करने हैं आपको, ठीक है। स्टेज थर्ड में आपको करना है 3, 20 एंड 21 एंड स्टेज 4 पार्ट ए में आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 15 एंड 19, इनको आपको करना है। इट इज होम असाइनमेंट, यह आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब तक के लिए अच्छे से पढ़े, मस्त रहे, ठीक है। कोई भी डाउट है उसे डाउट को क्लियर करे, रोज पढ़ाई करे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।